हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। और तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिमाइन। तो सबसे पहले कार्बोनिमाइन होता क्या है? जनरली कार्बोकेटाइन जो होता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हेट्रोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होता है। जैसे ये CH3Cl है। सपोज करो किसी रिएक्शन के अंदर ये CH3Cl इस तरह से आयनाइज हुआ और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे नेगेटिव आया। बॉन्ड पेयर जो है पूरा का पूरा, जो कार्बन और क्लोरीन का ये जो बॉन्ड पेयर है वो पूरा का पूरा क्लोरीन पे शिफ्ट हुआ। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ और अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और कार्बोनियम आयन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। और दिस इज अनस्टेबल क्योंकि इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। वैलेंसी कार्बोनियम आयन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कार्बोनियम आयन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। और कार्बन पे अगर मैंने प्लस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। ये कार्बोनियम आयन का ग्राउंड स्टेट है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा 3hs ट्रायगोनल प्लेनर एंड कार्बोकेटाइन जो होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। और साथ में कार्बोनियम आयन पर दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल विद पॉजिटिव चार्ज। इट इज वैकेंट p ऑर्बिटल। जो कार्बोनियम आयन का ट्रायगोनल प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। और ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो इट इज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, यानी एसिडिक नेचर है और ये अनस्टेबल है ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज। उसको अपना इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो CH3Cl कार्बोकेटाइन एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अटैक करेगा। तो कार्बोनियम आयन की अनस्टेबिलिटी का रीजन इसका पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाए, यानी ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कम हो जाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कार्बोनियम आयन अपने प्लस की वजह से अनस्टेबल है। अब कार्बोनियम आयन का जो दुख है, प्रॉब्लम है, अनसेटिस्फेक्शन है, वो उसके पॉजिटिव चार्ज को लेके है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा वो उतना स्टेबलाइज होता जाएगा। और अगर ये कार्बोकेटाइन पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले तो ये स्टेबिलिटी गेट कर लेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बोनियम आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की तलाश में रहता है और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल मिलता है तो उस पर वो अटैक करता है और उससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो चलो हम पहले कार्बोनियम आयन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल ऑर्डिनरी कार्बोनियम आयन है और कार्बोकेटाइन ज्यादा करेक्ट टर्म है। ये बात अलग है कि एक जो प्रचलन का मतलब क्या होता है, जो फेमस नेम है वो कार्बोनियम आयन हो गया है पर एक्चुअल नेम इज कार्बोकेटाइन। तो ये एल्काइल कार्बोनियम आयन और दिस इज डाई एल्काइल कार्बोनियम आयन और ट्राई एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बोलने की कोशिश करेंगे हम। अब मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है,
हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 0 I इफेक्ट है, हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो इस कार्बोनियम आयन में इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस हाइड्रोजन का। पर यहां पर अगर इसको देखें तो दिस इज एल्काइल ग्रुप, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप प्लस है इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहां पर ये 2 प्लस I ग्रुप रख रहे हैं और यहां पर ये 3 है। फर्स्ट का नेम हो जाएगा, फर्स्ट मतलब इसका नेम हो जाएगा एल्काइल कार्बोकेटाइन, डाई एल्काइल कार्बोकेटाइन, ट्राई एल्काइल कार्बोकेटाइन। ट्राई एल्काइल कार्बोकेटाइन में 3 सपोर्टर हैं, 3 ग्रुप है जो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब समझा रहा हूं मैं, ये डोनर ग्रुप है, तो ये जब ये कार्बोकेटाइन ये एल्काइल ग्रुप अपना बॉन्ड पेयर पार्शियली कार्बोनियम आयन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, जो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो इस वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर नहीं होगा, ये इस प्लस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसी तरह से ये 2 एल्काइल ग्रुप जो हैं, ये दोनों एल्काइल ग्रुप मिलकर इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। और यहां पर दीज आर 3 एल्काइल ग्रुप, ये 3 एल्काइल ग्रुप है जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब इस एल्काइल ग्रुप के आने की वजह से, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, यानी इसका दुख, अनस्टेबिलिटी, अनसेटिस्फेक्शन कुछ कम हो जाता है। यहां पर ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप है, दोनों मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर इसके पॉजिटिव चार्ज को के मैग्नीट्यूड को डाउन कर रहे हैं। और यहां पर ये तीनों एल्काइल ग्रुप मिलकर इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, तो पहले मैं यहां लिख दूं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, and this one is tertiary carbocation or 3 degree carbocation। और इसका नेम हो जाएगा एल्काइल कार्बोकेटाइन, डाई एल्काइल कार्बोकेटाइन, ट्राई एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो मैं लेफ्ट राइट चलूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस I एल्काइल ग्रुप इंक्रीज with or on कार्बोकेटाइन, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पॉजिटिव डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, है तो चारों ही अनस्टेबल, पर फिर भी है ना, अनसेटिस्फेक्शन सबसे कम किसमें है, इसमें अनसेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें यहां अनसेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है, क्योंकि ये जो H एटम है इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। ये कार्बन अपने प्लस को लेकर रो रहा है कि मेरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो हाइड्रोजन बोलता है मैं क्या करूं। यहां ये कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को लेकर परेशान है, दुखी है, रो रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा इस पर रहम खाके है और थोड़ा सा चार्ज डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस दे रहा है इसको, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। यहां पर ये 2 एल्काइल मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या ये तीनों एल्काइल थोड़ा थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। इस वजह से ये जो
टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी सबसे कम है, और पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा तो वो सेटिस्फाइड होने लगेगा, यानी स्टेबलाइज होने लगेगा। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, शानदार ट्रिक है, ये आप कभी नहीं भूलना। ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये आप हमेशा ध्यान दो बेटा कि जब भी कोई स्पीशीज स्टेबल है तो वो जल्दी से बनेगी। स्टेबल स्पीशीज बहुत तेजी से बनेगी। क्यों बनेगी स्टेबल? सीधी बात है कि नेचर के अंदर ठीक है, नेचर के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगी। आप भी किस तरफ तेजी से मूव करके चले जाओगे जहां आपको स्टेबिलिटी फील होगी। तो ये एक नेचुरल रूल है कि जहां ज्यादा स्टेबिलिटी है सारी स्पीशीज उस तरफ मूव कर जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी तेजी से बनेगी। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये आज वर्ड सुन रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे तब तक ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट आपको काम आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ईज ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज, ठीक है, यानी टर्शियरी कार्बोकेटाइन तेजी से बनेगा। अगर किसी रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनना है तो वो जल्दी बनेगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनने में टाइम लग जाएगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनते समय वो मॉलिक्यूल बहुत आनाकानी करेगा। मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लें फिर, क्योंकि ये मेरे को मिटाना पड़ेगा। ध्यान दो बेटा, अब देखो, अब ये सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। तो मैंने क्या बताया, सारे के सारे कार्बोनिमाइन क्या होते हैं? सारे के सारे कार्बोनिमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। जब ये कार्बोनिमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड है। तो सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड कार्बोनिमाइन ये है, तो इसको सबसे ज्यादा उतावला होगा, ये सबसे ज्यादा फास्ट होगा, ये सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज। नहीं बेटा, गलत लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज, ये सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। तो ये वाला मॉलिक्यूल तेजी से किसी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की तरफ अटैक करेगा। सपोज करो आप इलेक्ट्रॉन पेयर ले, आपके जेब में इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये सारे कार्बोनिमाइन को पता पड़ा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सबसे तेज कौन भाग के आपके पास आएगा? ये आराम से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन है इन 3 एल्काइल ग्रुप्स की वजह से। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी टर्शियरी कार्बोकेटाइन की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये तो मैंने आपको बताई बात कार्बोकेटाइन के बारे में, और प्लस आई। अब मैं अगर इसी की जगह क्लोरीन लगा दूं बेटा, या NO2 लगा दूं, जो माइनस आई इफेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? माइनस आई इफेक्ट रखते हैं। तो देखो, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। अब मैं अगर इन एल्काइल ग्रुप्स की जगह, बेटा क्या लगा दूं? क्लोरीन लगा दिया, जैसे मैंने NO2 लगा दिया, जैसे NO2 लगा दिया, ठीक है। तो NO2 क्या है? NO2 नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। NO2, ठीक है। तो नाइट्रो कार्बोकेटाइन, डाई नाइट्रो कार्बोकेटाइन। अब ये कौन से ग्रुप हो गए? नाइट्रो लगा दो, क्लोरीन लगा, या क्लोरीन लगा दो, कोई भी माइनस आई ग्रुप लगा दो, यानी ये कौन से है? इलेक्ट्रॉन। ये कौन से ग्रुप है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, खींचते हैं बड़ी बेरहमी से, और ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, उल्टे रिवर्स हो जाएंगे। ये तो देने की जगह ले रहे हैं, तो यहां पर तो कार्बोनियम आयन अनस्टेबलाइज होने लग जाएगा। यहां पर कार्बोनियम आयन क्या होने लग जाएंगे, अनस्टेबलाइज होने लग जाएंगे। कैसे अनस्टेबलाइज होंगे, देखो ये जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ध्यान दो बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन अपने प्लस को लेकर रो रहा है, तो हाइड्रोजन देख रहा है आपनों को ही काम रोवा दो, हमारा क्या काम, इसको रोने दो, हमारा क्या मतलब, ये न्यूट्रल है। लेकिन और यहां पर ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये NO2 तो अपनी तरफ खींचेगा, यानी और प्लस लाएगा, या और डबल प्लस लाएगा, या और डबल प्लस लाएगा। ये तो और भारी, हाइड्रोजन से भी भारी हो गया। ये कम से कम नुकसान तो नहीं दे रहा है, NO2 तो नुकसान देने लग गया। ये कार्बन अपने पॉजिटिव को लेकर रो रहा है, तो NO2 ग्रुप एक खींच के रेपट और दे रहा है कार्बोनियम आयन को, यानी परेशान को और ज्यादा परेशान कर रहा है, जो रो रहा है उसको और ज्यादा रोने का मौका दे रहा है। क्यों, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, NO2 इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ा देगा, कंगाली में और आटा गीला कर देगा। पहले लॉस में जा रहा है और लॉस बढ़ा देगा NO2, ठीक है। तो यहां पर वापस ये दोनों NO2 इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं, तीनों बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई कार्बोनियम आयन हो गया ये वाला। तो अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में थे। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, प्लस आई की जगह लिखूंगा माइनस आई, नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्बोकेटाइन, तो पॉजिटिव डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनियम आयन इंक्रीज, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ईज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज। ये कार्बोकेटाइन कभी बनना ही नहीं चाहेगा, ये कार्बन थोड़ी ये दिन देखना चाहेगा, तो बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज, इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिख गया तो वो तो बहुत तेजी से जाके उसका इलेक्ट्रॉन पेयर लूट के ही ले आएगा, जबरदस्ती ले लेगा, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो आप क्या देख रहे हो, आपने यहां पर हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन is directly proportional to plus I effect, inversely proportional to minus I effect. प्लस आई, यहां पर अगर एल्काइल ग्रुप लगाते जा रहे थे, प्लस आई ग्रुप लगाते जा रहे थे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, माइनस आई लगा रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो प्लस स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस को स्टेबल करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to plus I upon minus I। और आपने ये भी देखा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई अपॉन प्लस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो हमेशा ध्यान रखो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने आ गए हैं। कंसेप्ट के साथ इस तरह से रिलेशन भी लर्न करने पड़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन फास्ट कर पाए। तो ये तो हमने बात की बेटा कार्बोकेटाइन्स की, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे तो रिएक्शन में या तो कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन बनकर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, या फिर कार्बेनाइन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनकर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अब मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। तो कार्बेनाइन क्या होते हैं, तो पहले कार्बेनाइन, तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं कार्बेनाइन के बारे में पहले। तो कार्बेनाइंस क्या होते हैं, देखो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस को डिस्कस करूं मैं,
तो यहां पर वापस कार्बेनाइन के बारे में बात करूं तो कार्बेनाइन है जैसे CH3 माइनस, तो कार्बेनाइन का जो ये कार्बेनाइन है, ये कार्बेनाइन, ये लोन पेयर, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब क्या हो गया, लुईस बेस। और कार्बेनाइन पर 1 लोन पेयर होता है, 3 सिग्मा, 4 हाइब्रिड स्टेट, शेप होता है ट्रायगोनल, पिरामिडल, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में एक लोन पेयर है। यानी कार्बोनियमाइन और कार्बेनाइन दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इनमें। कार्बेनाइन जो है वो 1 लोन पेयर है, इस पे 3 सिग्मा है, 4 हाइब्रिड स्टेट है, ट्रायगोनल पिरामिडल है, लुईस बेस है। एक तरह से कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन पुअर साइड पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन पुअर साइड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। कार्बेनाइन के दुख का कारण कार्बेनाइन अनस्टेबल क्यों है, दुखी क्यों है, अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से। वो कार्बन हमेशा अपनी न्यूट्रल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, तो कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करना चाहता है, तो ये इसका अनसेटिस्फेक्शन इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से है। अब अगर कोई ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे तो वो स्टेबलाइज होगा और वो सेटिस्फाई होता जाएगा और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब मैं यहां पर, ये माइनस हो गया बेटा, ये माइनस है, अब ये हो गया। अब ये सिंपल सा कार्बेनाइन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज है बेटा तो ये अनस्टेबल है, पर ये तीनों हाइड्रोजन एटम किसी भी तरह से इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर यहां पर ये NO2 इसके नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करता है, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। यहां पर ये दोनों NO2 मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करते हैं, यानी यहां NO2 एक तरह से कार्ब एनाइन के इस नेगेटिव चार्ज के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्टर हो गए। कार्बेनाइन को अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ NO2 जुड़ा है, या तीनों NO2 मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं -I नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्ब एनाइन। तो कार्ब एनाइन पर पॉजिटिव डेंसिटी की जगह लिखेंगे नेगेटिव डेंसिटी, तो नेगेटिव डेंसिटी ऑन कार्ब एनाइन डिक्रीज, कम होता जा रहा है। खुश हो गया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इंक्रीज, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इंक्रीज होगी तो ईज ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज, ईज ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट में इंक्रीज होगा तो फोर्थ पॉइंट में भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर, यानी ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके और अपने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और ये बोलेगा ठीक है कर लेते हैं।
मतलब इसको जल्दी नहीं है, इसीलिए जल्दी नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज अब इतना ज्यादा नहीं बचा है, तो इससे ये ज्यादा अनसेटिस्फाइड नहीं है, ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। तो लुईस एसिड नहीं है, अब ये लुईस बेस हो जाएगा, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो ये इस तरह से हमने डिस्कस किया कार्बेनाइन के बारे में। अब हम अगर इसी तरह से या एल्काइल ग्रुप लगा दे बेटा, तो सोचो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, रिवर्स इफेक्ट देगा। क्योंकि अगर मैंने यहां पर क्या लगा दी है, NO2 की जगह लगा दिया मैंने इन कार्बेनाइंस पर NO2 की जगह लगा दिया है मैंने +I एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बेनाइन को परेशान करेंगे, ठीक है ना, दुखी को और ज्यादा दुखी करेंगे, अनसेटिस्फाइड हैं और अनसेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका इफेक्ट कौन सा है, +I एल्काइल ग्रुप है। तो ये नेगेटिव, पहले ये कार्बन अपने नेगेटिव को लेकर परेशान और एल्काइल ग्रुप ने और परेशानी बढ़ा दी, या दोनों ने मिलकर परेशानी बढ़ा दी, यानी तीनों ने मिलकर परेशानी बढ़ा दी, तीनों ने मिलकर परेशानी बढ़ा दी। तो कुल मिला के यहां पर यह हो रहा है कि +I एल्काइल ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्बेनाइन, तो नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज। अब नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इसका जो अनसेटिस्फेक्शन का रीजन था वो नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव यहां बढ़ गया, तो इसका दुख बढ़ गया, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी कम हो गई, एक ही बात हो गई। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डिक्रीज। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये दिन देखना ही नहीं चाहता है, ये कार्बेनाइन ये दिन देखना ही नहीं चाहता है, तो ये बनना ही नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर, शायद पहले मैंने गलत लिख दिया था, और नहीं अब सही है। ये पहले वाले में इलेक्ट्रॉन, अगर ये फिफ्थ वाला पॉइंट करेक्शन कर लेना, पिछले वाले में फिफ्थ वाले में था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर डिक्रीज था, और अब इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बेनाइन जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसके कंपैरिजन में। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर इंक्रीज, अब सही है। और पिछले वाला जो एग्जांपल था ना NO2 में, यहां डिक्रीज कर देना, ठीक है। और लुईस बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, बाकी सही लाइन लिखी थी, ये एरो शायद मिस्टेक हो गया था। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा पॉइंट नंबर 1, हमने ये देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन is directly proportional to -I upon +I। और बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर बोलो या बेसिक कैरेक्टर बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, जो ये डिस्कशन से बहुत ही क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ये कंबाइंड तरीके से लिखूं इसको, तो देखो क्या है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनियम आयन अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज
और कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। यही देखा। साथ में एक और देखा हमने, बेसिक स्ट्रेंथ। ये रिलेशन आप मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लो या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में इसको अलग से लिख लो। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका कंक्लूजन निकाला है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज और कार्बोनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। Similarly, basic strength directly proportional to plus I, inversely proportional to minus I. Acidic strength directly proportional to minus I और plus I. अब ये वाले आपको जब हम चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमको मिलती रहेगी, तो वो हम तब के तब देखते रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये देखो, ये मैंने अभी डिस्कस किया ही, तो ये देखो, ये कार्बोकेटाइन, तो ये एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो एल्काइल ग्रुप बढ़ने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल डाई मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिर ये ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन लगा रहे हैं, तो यहां पर क्लोरीन लगाते जा रहे हैं, तो ये क्लोरीन कौन से ग्रुप है, क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है। तो ये जो माइनस आई ग्रुप है, ये जो माइनस आई ग्रुप्स हैं, तो यहां माइनस आई ग्रुप बढ़कर 2 हो गए और यहां माइनस आई ग्रुप इंक्रीज होकर 3 हो गए। तो माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं, और माइनस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल CH3 CH2 प्लस है। अब इसमें एक एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 में, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, 2 हाइड्रोजन हटा के इसमें 2 हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिए, इसमें जो तीनों ही CH3 के तीनों हाइड्रोजन है वो हटा के Cl लगा दिए, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्योंकि कार्बोकेटाइन को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इंडक्टिव इफेक्ट इसको अनस्टेबलाइज करता है। सिमिलरली कार्बोनाइड्स के बारे में डिस्कस किया हमने। तो और कुछ अगर हम अगर हमारे को अब जैसे ये आ गया NO2 CH2 CH3 प्लस, ठीक, और Cl CH2 CH3 प्लस, और यहां फ्लोरीन कर देता हूं और यहां पर क्लोरीन ले लिया। अब ये सारे कार्बोकेटाइन है, तो ये जो कार्बोकेटाइन है, इन कार्बोकेटाइन में ये NO2 यहां पर, ये फ्लोरीन यहां पर ये क्लोरीन, ये माइनस आई इफेक्ट है और ये इनको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी NO2 पावरफुल होता है, उससे कम फ्लोरीन होता है और उससे कम क्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, तो यहां पर क्या हो गया, NO2 फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये स्टेबिलिटी यूं बढ़ेगी, ठीक है, ये स्टेबिलिटी यूं बढ़ेगी। और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल CH3 CH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन, फ्लोरीन और NO2 तीनों अनस्टेबलाइज करेंगे। NO2 सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा क्योंकि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है इन तीनों ग्रुप में जो मैंने बताया, NO2 फ्लोरीन और क्लोरीन में, और क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर आपको ये आ गया CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और फिर ये आ गया। तो इस केस के अंदर फिर देख लो हमारे पास, तो यहां पर ये दोनों, ये पूरा sp3 सिस्टम है, ये sp2 है, और मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं sp है, ठीक है ना। तो इनमें s परसेंटेज बढ़ रहा है, इसमें s परसेंटेज, इसमें जो s परसेंटेज है, ठीक है, वो 25% है, इसमें 33.3% है, ठीक, और इसमें
50% एस है, कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये। तो यहां पर मैं आऊंगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा इथाइल और इथिनल और इथाइनल, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब इनके अंदर, इन दोनों में अगर इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, तो ये और ये तो आपको मालूम है, ये तो उल्टा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, खींचने लग जाता है। तो ये हम वैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हम ये फॉर्मिक एसिड, ये CH3CH COOH, इनके डिटेल डिस्कशन में और आगे भी करने वाला हूं, क्योंकि हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाए उस हिसाब से करा रहा हूं। ये है फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं मिथाइल एसिटिक एसिड, सॉरी डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। एक और बन जाएगा कॉम्बिनेशन, एक और बन जाएगा, मैं ध्यान दो। ये CH2COOH, CH3CH। तो यहां हम क्या देखते जा रहे हैं, CH3, ये CH3 है बेटा, CH3COOH, ये सारे एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम से क्लियर है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जीरो आई इफेक्ट है और ये प्लस आई इफेक्ट, ये और बड़ा प्लस आई इफेक्ट हो गया, ये बड़ा प्लस आई इफेक्ट हो गया। अब ये और प्लस आई इफेक्ट क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, प्लस आई इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी बताया एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो Ka वैल्यू इंक्रीज हो रही है और pKa वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे Ka और pKa क्या है बेटा, तो Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से डिस्कस करा चुका हूं मैं। तो Ka तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, Ka इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स, और pKa क्या होता है, pKa होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। pKa की वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया या pKa का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया, तो उससे हमारे दोनों पर्पस क्लियर हो गए। टीचर एग्जामिनर ने आपसे एक तीर से दो निशाने लगा लिए, यानी आपका इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट भी चेक कर लिया उसने, इंडक्टिव इफेक्ट का भी कंसेप्ट चेक कर लिया, और इधर से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट चेक कर लिया, एक साथ दो हो गए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड इंक्रीज। तो मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस जनरली आते हैं एग्जाम्स में। 30 क्वेश्चन है तो पता चला 30 क्वेश्चन में आप कम से कम 90 कंसेप्ट लग जाएंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन में 2, 3, 4 तक कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ था। इसी तरह से अगर मैं CH3COOH लिया, अब ये क्लोरीन लगा दिया, ये एसिडिक एसिड है, ठीक है, या इथेनोइक एसिड है। अब नेमिंग तो आप देख लेना, क्योंकि नेमिंग तो मैंने बहुत अच्छे से बढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब ये हो गया 1 क्लोरो इथेनोइक एसिड और क्लोरो एसिडिक एसिड, कॉमन नेमिंग और IUPAC दोनों कंप्लीट करा चुका हूं मैं। ये डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इसी सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, माइनस आई इसी सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, Ka वैल्यू इसी सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है, pK वैल्यू रिवर्स हो जाएगी।
इसी तरह से अगर मैंने यहाँ CH2COOH NO2 ले लिया तो नाइट्रो एसिडिक एसिड है, ये फ्लोरो एसिडिक एसिड है, ये क्लोरो एसिडिक एसिड है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट तो वन है, लेकिन तीनों ही सब्स्टिट्यूट माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, तीनों सब्स्टिट्यूट अलग अलग हैं। इसमें से NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एसिडिक, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही रहेगी। तो या एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी रहेगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इन रिलेशन को लर्न करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है, तो वो हेल्पफुल रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं जैसे ये बात करूं तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये मेरे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन है। तो सिंपल सा स्टेबिलिटी ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो ये इसमें आपको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से चलना ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से एल्कोहल है तो CH3OH, तो यहाँ OH में हल्का ऑक्सीजन, एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल में भी हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। एल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड होते हैं वैसे तो लेकिन फिर भी हम अगर बात करें रिलेटिव बात, तो एल्कोहल में ये एल्काइल ग्रुप तो प्लस आई ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम ही करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें R की जगह, इस H की जगह R आ गया। तो एल्काइल, वाटर में तो दोनों H एटम है, लेकिन वाटर के दोनों H एटम में से जब एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो प्लस आई आ गया, प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो वाटर और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वाटर। ये इंडक्टिव इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर यहां पर भी फिर एल्कोहल्स में भी अपन इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जैसे एल्कोहल आगे जाएगा, जैसे ये हो गया, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अब यहाँ CH3 भी ले सकता हूं, और कोई जरूर नहीं है CH3 हो, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये प्राइमरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल, और ये टर्सरी एल्कोहल। तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ये चलेगी, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो ये सारी इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने तो बहुत कम एप्लीकेशन अभी डिस्कस की है, बेसिक स्ट्रेंथ पे भी है, डायपोल मूवमेंट पे भी है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आता है एसिडिक, ये अब नेक्स्ट इफेक्ट आता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक छोटा सा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ये क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो ये, आप पहले सीधी सी रीडिंग कर लेता हूं मैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट कहते हैं, ये टेम्परेरी इफेक्ट है और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है जिसमें कार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड CN है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसमें मिलता है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है, क्यों है मैं बता रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड्स, पहले कंडीशन समझो, टेम्परेरी इफेक्ट है, मल्टीपल बॉन्ड्स में शो होता है और ये किसी एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है ना। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट खुद मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, CH3 CH2 Cl, बस ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई एक्सटर्नल रिएजेंट का या एक्सटर्नल एजेंसी का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एक्सटर्नल एजेंसी का रोल होता है, ठीक है। तो मैं एक बार एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर अब हम वापस इसको रीड करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये मेरे पास एल्कीन है और एल्कीन का
H प्लस से, NO2 प्लस से, Cl प्लस से, यानी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवा रहा हूं मैं इसकी, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। मैं H प्लस की जगह क्या ले लेता हूं, E प्लस। E प्लस क्या है, E प्लस इज द बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये हमेशा फिराक में रहेगा कि कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए और मैं अपना पॉजिटिव चार्ज, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, मैं अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करूं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड तो होता ही है, और पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली कोई भी खींच के ले जा सकता है। इसीलिए किसी भी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसीलिए ये एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल अटैकिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल किसको टारगेट बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इसके पाई बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे अटैक करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचते हैं। और जब वो अपनी तरफ खींचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये खुद लेके इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इनके साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी हुआ ये कि अगर जस्ट मैं समझाने के लिए बताऊं तो देखो आप, मैं ये जो ब्लू कैप है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो रेड मार्कर है, ठीक है, ये जो रेड मार्कर है ये हमारा पाई बॉन्ड है। तो ध्यान देना, ये मैं यहां हटा रहा हूं और ये इधर से हटा रहा हूं। तो आप समझना बात को, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये मार्कर पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, सॉफ्ट टारगेट सिग्मा बॉन्ड ब्लैक वाला नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट टारगेट पाई बॉन्ड। तो ये इस पे अटैक करेगा और इसको अटैक करके इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को वो खींचेगा अपनी तरफ, और खींच के इसके साथ बॉन्ड बना के अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी आप समझो कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव चार्ज ऐसे आया कि ये जो पाई बॉन्ड था, ये जो पाई बॉन्ड था, ठीक है, ये मैं वापस यहीं का यहां जैसे पहले लिखा हुआ था लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पर वापस बना के आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक, तो ये देखो, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इसकी एल्कीन पे नजर गई, इसको अपना इंटरेस्ट कवर करना है, इसको खुद स्टेबलाइज होना है। ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया और इससे बॉन्ड बना के इससे अलग हो गया। यानी क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ये रहा, ये अटैक, ये अटैक, ये अटैक, ये अटैक करके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लिया, ये बॉन्ड बन गया, प्लस ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल किसी भी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसका ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उसके साथ ही बॉन्ड बनाता है। ये स्टेटमेंट में प्रीवियस क्लास में भी दे चुका हूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसके ही इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, इसके इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ ही बॉन्ड बना लेता है। और ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, टू विच द रिएजेंट गेट अटैच, ठीक है। यानी इससे ले लेता है। अब ये देखो, यही लैंग्वेज ये रही। अगर अब ये E प्लस क्या होगा, ये E प्लस बेटा H प्लस भी हो सकता है, ये E प्लस क्या हो सकता है, H प्लस भी हो सकता है, तब यहाँ H आ जाएगा। ये E प्लस क्या हो सकता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन भी हो सकता है, तो यह NO2 आ जाएगा। ये E प्लस
कोई कार्बोनियम आयन भी हो सकता है, तो यहां पर फिर CH3 आ जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन देखो वेल क्लियर हो गया यहां पर, ठीक है। तो हमारे 1 2 काज हो गए, ठीक है ना। मतलब आपको इलेक्ट्रो प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी समझ में आ गया, और साथ में आपको इलेक्ट्रोफाइल का वर्क भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करता है। और इसमें क्या देखा आपने, इसमें आपने ये देखा, ये है एक्सटर्नल एजेंट, ये है एक्सटर्नल रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस पे पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, इसका पाई बॉन्ड कंप्लीटली इधर शिफ्ट हो गया। तो अब देखो इसकी वापस मैं रिवर्स जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। ये देखो, ये देखो। अच्छा, अब मान लो इस CH3 का मूड पड़ गया कि मैं वापस जा रहा हूं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही ये जाएगा, अगर ये वापस इसको हटा लिया जाए इससे, तो ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेम्पररी इफेक्ट है, जब तक एक्सटर्नल एजेंट इसके साथ है ये इफेक्ट है, ठीक है। और जैसे ही वो एक्सटर्नल एजेंट उससे साथ हट गया, वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। टेम्पररी इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, ठीक है, तो वो जब तक मेरे साथ है तो मेरा काम चलेगा, जैसे ही वो मेरे से अलग हो जाएगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर CH3 प्लस जब तक इसके साथ है तो ये इफेक्ट है, जैसे ही CH3 वापस चला जाएगा तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। शो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली, ये रहा अटैकिंग रिएजेंट ओनली, ठीक है। It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent। इस attacking reagent की डिमांड है इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो ले लेगा। फिर ये क्या कह रहा है, इस ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल के किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना, मान लो ये H प्लस है तो ये H हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, it is defined as the complete transfer of a shared pair। ये रहा complete transfer of shared pair, यानी ये जो शेयर पेयर था वो complete transfer हुआ H पर of pi electrons, one of the atom joined by a multiple bond। ये one of the atom, इन दोनों में से किसी एक एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से जैसे यहां पर आपने देखा पॉजिटिव प्लस ई इफेक्ट होता है, तो माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, बस 2 मिनट का काम है, बस क्लास ओवर होने वाली, केवल 2 मिनट का क्लास रह गया है। बस इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। माइनस ई में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले वाले में आपने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। यहां पर क्या होता है, ये देखो बेटा, सी बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट का काम है। आफ्टर 2 मिनट क्लास इज ओवर, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, कंजुगेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो CO है, ठीक है। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप समझ गए, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जैसे CN माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो ये क्या करेंगे, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, किस पे हो गया, ऑक्सीजन पे। ये मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो क्या कहा गया है डेफिनेशन में, इन मल्टीपल बॉन्ड में से किसी जो ये मल्टीपल बॉन्ड जिन 2 एलिमेंट्स के बीच में है उनमें से एक एलिमेंट पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर पाई बॉन्ड किस पर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड इस तरफ जा रहे हैं। और ये न्यूक्लियो, तो यहां प्लस आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान देना होगा ये, तो ये हो गया बेटा। तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसका है, इस न्यूक्लियोफाइल का है। और ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल का मूड बदल गया, अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं तो जा रहा हूं मेरे इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये वापस चला जाएगा, इधर आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो वापस बॉन्ड बन जाएगा। तो टेम्पररी इफेक्ट हो गया। ये किस पे डिपेंडेंट हो गया, इस न्यूक्लियोफाइल पे। ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्डेड है, तब तक ये मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर्ड रहेगा। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वापस बॉन्ड बन जाएगा। तो टेम्पररी इफेक्ट हो गया। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड भी हुआ, एक्सटर्नल एजेंसी के प्रेजेंस में ही हुआ। तो ये सारा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो माइनस ई, और जब पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा तो प्लस ई। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा रेजोनेंस कंजुगेशन डिस्कस करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।